वेलकम स्टूडेंट इन इनोवेटिव लर्निंग सेंटर ऑफ एडुट्रेनो। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है सीबीएसई के लिए क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 7। और आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और मैं हूँ पंकज पाठक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना काफ़ी टफ था और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी था। इसी के मध्यक्रम में क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड हुआ। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही आ चुके थे। देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरा पे हैं, इनके अंदर वाइड डिफरेंट तरह की वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज। कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। एंड सम लाइक वेल्स एंड रेडवुड ट्रीज आर अबाउट 30 मीटर्स एंड 100 मीटर इन साइज। और कुछ ब्लू वेल्स और रेडवुड ट्रीज जो होती हैं वो 30 मीटर से 100 मीटर्स तक लंबी हो सकती हैं। यानी देखा जाए एक छोटे से बैक्टीरिया में भी लाइफ होती है और वहीं एक ब्लू बेल के अंदर भी लाइफ पाई जाती है। एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसको हम अपनी खुली आंख से भी नहीं देख सकते, वहीं एक वेल जो सबसे बड़ी विशालकाय जानवर के रूप में देखने को मिलता है। सम पाइन ट्रीज लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स वाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज डाइज विद इन अ फ्यू डेज। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं वृक्ष, जो पाइन के वृक्ष हैं, वो क्या होते हैं, हजारों साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे मच्छर हैं, जो कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो 2-4 दिन की ही लाइफ स्पैन इनकी होती है। सम ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस एंड इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ब्राइटली कलर्ड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कलरलेस हैं, उसके अंदर रंग की अभाव है, रंग विहीन है। और कुछ क्या होते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट हैं जो शुद्ध जल में इनको देख भी नहीं पाएंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राइट कलर के हैं, चमकदार कलर के भी हैं। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉसिबल। सभी ऑर्गेनिज्म का समझना, उनको स्टडी करना ये आसान नहीं था अगर इफ़ दे आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक। अगर इनको डिफरेंट ग्रुप में नहीं रखा जाता इनके कैरेक्टर के आधार पे, उनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पे, तो इनका अध्ययन बहुत ही कठिन था। देन इट इज़ ईजियर टू स्टडी द डिफरेंट ग्रुप एज ए होल। और इसीलिए ये आसान होता है कि एक डिफरेंट ग्रुप में सेग्रीगेट करके किसी भी चीज़ को अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन क्या है? The arranging of organisms into different groups on the basis of similarities in their character is called classification. different groups को different groups में organism को arrange करने की प्रक्रिया को, जिससे उनका अध्ययन काफ़ी सरल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे, अभी तो आपने कहा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सिमिलरिटीज़ के आधार पे हम करते हैं। लेकिन इसका बेसिस क्या है? तो बेसिस क्या है, आइए इस टॉपिक में, इस स्लाइड्स में जानते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर। कुछ ग्रुप्स हैं जिसके आधार पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, वेदर दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक कोशिका को अपने अंदर रखता है। प्रोकैरियोटिक ऐसे कोशिकाएं जो हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा और इनका डेवलपमेंट काफ़ी कम होगा, इनका डेवलपमेंट, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट बिल्कुल ही कम होता है। वहीं हमने बताया था आपको कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है। वेदर द सेल्स ऑकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर एज लिव्स एज इन इंडिविजुअल ग्रुप। कहा गया कि अब हम ये देखेंगे कि वो
ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक ही सिंगल सेल है या डिफरेंट सिंगल सेल है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है जो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। कहा जा रहा है कि अगर वो हमारा ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे कि वो फूड अपने आप से बना रहा है या इन्वायरमेंट से अपना फूड ले रहा है, ठीक है, आउटसाइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आज वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपना फूड खुद बना रहा है तो जैसे कि पौधे, तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी की स्ट्रक्चर क्या होगी इसको देखते हैं। अगर वो एनिमल है, द लेवल ऑफ व्हाट द स्पेशल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, तो उनके हम ऑर्गन्स का स्टडी करेंगे, उनके ऑर्गन के फंक्शन का स्टडी करके आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया हम रखते हैं उसमें प्लांट्स के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, एनिमल्स के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। प्लांट के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक रखने का एक कारण ये भी है कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये अपने फूड खुद बना लेते हैं, अपना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और एनिमल्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया जो होता है उसमें क्या होता है, वो अलग होता है, बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके इन्वायरमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज से अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ आपने जाना कि बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, तो पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर हम देखेंगे उसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेल है या सिंगल सेल है, या फिर हम देखेंगे वो अपना फूड खुद बना रहा है या इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। अब ये हमने कहा कि प्लांट का अलग क्राइटेरिया होगा और एनिमल का अलग क्राइटेरिया होगा। प्लांट का अलग इसलिए है बिकॉज प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन की। द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द अर्लियर सिंपल फॉर्म ड्यू टू द चेंजेज इन देयर बॉडी डिजाइंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज के डेट में जो भी हमको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है वो कभी ना कभी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुआ है, उसका उद्विकास हुआ है, और वो सिंपल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म से ही आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म के ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, और इस सब प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग चुके होते हैं। द बॉडी डिजाइन of living organisms are gradually changed due to the change in environment and the need to adapt themselves to change in the environment। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चेंज होती है, उनके अंदर एडाप्टेशंस आते हैं, और वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आने के कारण अपने अंदर नए नए कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं। Some groups of organisms having ancient body design have not changed much during evolution, had simple forms and structure। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एंशियंट बॉडी डिज़ाइन आज भी देखने को मिलती है और उनके स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं दिखता। इस तरीके को ऑर्गेनिज्म को हम प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब आदिकाल के ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हैव एक्वायर्ड देयर बॉडी डिजाइन रिलेटिवली रिसेंट एंड हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आए, उन्होंने अपना क्या हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर उनका हमको देखने को मिलता है। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम दे आर कॉल्ड एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। अब क्या होगा, क्लासिफिकेशन की बात हमने किया तो क्लासिफिकेशन की जब बात हुई तो सबसे पहले एनिमल्स को या प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स में। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 5 मेन किंगडम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको मुख्य रूप से 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, और ये 5 किंगडम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
और देखिए जो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। ईच किंगडम हैज़ बीन फर्दर क्लासीफाइड इनटू सिमिलर सब ग्रुप्स। अब क्या होता है, इन ग्रुप्स को किंगडम भी बोलते हैं, और ये जो होते हैं और इनका क्या होता है, सब ग्रुप्स होता है। जैसे आपको अभी हमने बताया कि 2 किंगडम, फाइलम प्लांट्स के लिए हम फाइलम बोलते हैं और दूसरा डिवीज़न बोलते हैं एनिमल्स के लिए। तो पहले क्या होता है हमारा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, उसके बाद स्पेसीज। ये होता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की एंड स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स बी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पेसीज। अब हम क्या देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में बांटते चले जाते हैं, तो हमको एक यूनिट मिलता है, एक बेसिक यूनिट मिलता है जिसको स्पेसीज़ बोलते हैं, और यही हमारा बेसिक होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए 5 किंगडम सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो अभी हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया पहले 2 ग्रुप्स में, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। यानी इसमें प्रोकैरियोट्स में हम मोनेरा को रखते हैं, मोनेरा किंगडम को रखते हैं, जिसमें क्या होगा, मोनेरा ऐसा किंगडम है जहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले प्लांट्स या एनिमल्स को रखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, यूकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड किया गया। यूकैरियोट्स में क्या हुआ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें सिंगल सेल पाया जा रहा था, यूनिसेलुलर थे। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें मल्टी सेलुलर था, यानी उनका बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी सेल से बना होता, ठीक है। अब यूनिसेलुलर में क्या हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें सेल वॉल थी, ठीक है। तो उसको हम क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक में सेल वॉल होने के बाद क्या होता था, एक में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती थी, जैसे फंजाई में ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती थी, जैसे फंजाई में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। बट एक हमने ग्रुप में देखा प्रोटिस्टा में कि प्लांट्स में क्या है कि प्लांटी जो ग्रुप है, प्लांटी ग्रुप में क्या हमको मिला कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करके खुद फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांटी। और तीसरा हमने जब अभी मल्टी सेलुलर की बात किया, तो मल्टी सेलुलर में सेल वॉल नहीं पाया जाता था, और जब सेल वॉल नहीं पाया जाता था, और ये एनिमैलिया ग्रुप है, एनिमैलिया ग्रुप में क्या होता है, एनिमल्स को रखा गया। तो 5 ग्रुप्स में पूरे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमैलिया, ठीक है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते थे, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, और फंजाई में क्या हुआ हमको, फंजाई में जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, प्लांटी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती थी, और एनिमैलिया जो है इसमें एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम, दे आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, डोंट हैव डिफाइनिड न्यूक्लियस, may or may not have cell wall and the mode of nutrition is autotrophic और heterotrophic। अभी हमने कहा कि मोनेरा जो किंगडम था, मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए गए जिसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था, उसमें सेल वॉल कभी कभी पाई जाती थी और कभी कभी नहीं पाई जाती थी, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्म हैं, यहाँ पे आप देखें ट्रिप्नोसोमास है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स, पैरामीशियम हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो आप देख रहे हैं ये मोनेरा के एग्जांपल्स हैं। तो मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, डिफाइनिड न्यूक्लियस और न्यूट्रिशनल मोड इनका ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। एग्जांपल्स की बात किया हमने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ग्रुप में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिज्म हुए, दे आर यूकैरियोटिक, इनको क्या बोला गया, यूकैरियोटिक बोला गया, और इनकी बॉडी कैसी थी, यूनिसेलुलर थी, मोस्टली एक्वेटिक, जल में पाए जाते थे। सम हैव सीलिया और फ्लैजिला विच हेल्प इन मूविंग, इनमें कुछ में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता था। सीलिया जो
और फ्लैजिला का काम था क्या, इनको मूवमेंट में हेल्प करता था। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होता था। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं या एनिमल्स आते थे, तो इसमें आपका एल्गी, डायटम और प्रोटोजोआस आते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, स्लाइम मोल्ड, एमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, डायटम एंड माइक्रोएल्गा, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंजाई। फंजाई की बात हुई अभी, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें कोशिकाएं जो होंगी वो बिल्ड डेवलप होंगी और यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। दे डोंट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जिससे अपना फूड नहीं बना सकते, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, फंजाइज जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर से भी अपना फूड मटेरियल ले लेते हैं, जिससे इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फंजाई होते हैं एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जिनको हम लाइकेंस बोलते हैं। तो फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है लाइकेंस क्या होते हैं। तो लाइकेंस क्या हैं, एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन, यानी उसको ही हम लाइकेंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स फंजाई के ईस्ट एस्परजिलस, पेनिनसिलम, एगेरिकस, लाइकेंस, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फंजाई के। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, प्लांटी और प्लांट्स। प्लांटी के बारे में बात करेंगे तो प्लांटी में सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो प्लांट्स के जैसे प्लांट्स के कैटेगराइज होंगे, यानी सारे प्लांट्स को प्लांटी में कैटेगराइज किया गया है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर क्या हम देखेंगे, सेल वाल पाई जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आप, इनके अंदर सेल वाल्स पाई जाती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होगा और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी पाई जाएगी। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, अभी हमने कहा कि सभी पौधों को इस ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आगे की स्लाइड में हम इन सारे ग्रुप्स के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम एनिमलिया, एनिमल्स का। एनिमलिया में क्या होंगे, दे इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। कहा गया कि प्लांट्स में सारे प्लांट्स को हमने कैटेगराइज किया, बट एनिमलियम हम सारे एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। और इसमें क्या हम देखते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे और इसके अंदर क्लोरोफिल के बिना होंगे और इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाएगी। और ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड आइटम खुद नहीं बना पाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। अब क्या हुआ, एनिमल्स को 10 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, जिसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये जितने भी 10 ग्रुप्स हैं, इन 10 ग्रुप्स में एनिमलिया को कैटेगराइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। और अभी हमने बताया कि प्लांट्स को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहला हम थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा, इन दिस ग्रुप द प्लांट डोंट नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट। थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी पार्ट वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स में अंग कांग जो होते हैं वो ज़्यादा विभक्त नहीं होते हैं। दे प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी, और इन्हीं सारे पौधों को हम एल्गी बोलते हैं जो थैलोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, इनका कैटेगरी क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, ये एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर जल ही होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और कारा, एग्जांपल्स यहाँ पे और देख सकते हैं आप, एग्जांपल्स को भी दिया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे थैलोफाइटा के। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा का। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट देयर आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर of the conduction of water and other substances from one part of the plant body
to the other. These plants are called amphibians of plant kingdoms. अब बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा क्या है, इनकी बॉडी स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड तो होती है, बट इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज़, कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं, जो फूड मटेरियल और वाटर सब्सटेंसेस को, वाटर को और अदर सब्सटेंसेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका अभाव होता है, यानी इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, बिकॉज कि ये प्लांट्स में, ये प्लांट जो होते हैं जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया एक्सेट्रा। ये रिक्सिया, ये मार्केंसिया और ये फ्यूनेरिया एग्जाम्पल में भी आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और ये पौधे आपको जलीय और स्थलीय दोनों जगह पे मिल सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस वो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे तीसरे ग्रुप की प्लांटी का, वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज़ वेस्कुलर टिश्यूज़ फॉर कंडक्टिंग वाटर। अब इसमें क्या बात हो रही है, टेरिडोफाइटा में, अभी आपने ब्रायोफाइटा में देखा कि ब्रायोफाइटास जो थे उनके अंदर लीफ और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर थे, बट वेस्कुलर टिश्यूज़ का अभाव था। लेकिन जब टेरिडोफाइटा की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ रूट भी मिलेगा आपको, स्टेम भी मिलेगा, लीफ भी मिलेगा, इसके साथ साथ इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए भी जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी पाए जाएंगे, जो वाटर और अदर सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्न और मार्सिलिया, ये जो एग्जांपल्स हैं टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती हैं, और इनके अंदर फूड मटेरियल, वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है, जिससे वाटर और अदर सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप देखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। इसको हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप्स बियर नेक्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स जो होंगे उनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती और उनके सीड खुले होते हैं, नग्न अवस्था में सीड पाए जाते हैं। एंड स्पर्मा मीन्स सीड, यानी इसके सीड जो होंगे नग्न अवस्था में पाए जाएंगे। दे आर यूजली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, ये अधिक से लंबा साल तक पाए जाते रहते हैं, और इनके अंदर वुड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं पाइनस और साइकस। आप पाइनस देख सकते हैं और साइकस का भी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में इस सीड जो होगी वो ओपन टाइप होगी, बाहर से उसके सीड की कवरिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ प्लांटी। अब प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो लास्ट है हमारा पाँचवा, जिसमें आप एंजियोस्पर्म्स, फेनोरोगैम्स बोलेंगे। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर्स कवर्ड सीड। इसमें क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट्स होंगे उनके सीड कवर्ड होंगे, यानी वो बाहर से नहीं दिखेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं। द प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड हैव कॉटिलिडॉन। इसके जो प्लांट्स के एम्ब्रियो होते हैं जिसमें सीड होगी, उस सीड में कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और ये डिवाइडेशन जो होता है कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पे होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन पाया जाता है। जो प्लांट होता है जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन पाया जाए उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल राइस, व्हीट और मेज है। वहीं ग्रीन ग्राम, टर्मारिंड, पीज, ये इसमें सिंगल कॉटिलिडॉन पाया जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, जिनको हम डाइकाट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रीन ग्राम, पीज, टैमारिंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो डाइकाट और मोनोकाट को आपने अभी देखा। मोनोकाट में राइस, व्हीट और मेज था, और डाइकाट में आपका ग्रीन ग्राम, पीज और टामारिंड है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते थे। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। आप यहाँ पे अब देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल, जिसमें मैंगो, बाम्बू, डहेलिया और रोज़। ठीक है,
अब एक बार फिर से लास्ट में समराइज़ करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को। तो इसका किंगडम कौन सा था? प्लांटी किंगडम का क्या हुआ? 2 सब किंगडम बने, एक तो क्रिप्टोगैम और दूसरा फेनरोगैम। ठीक है, फेनरोगैम क्रिप्टोगैम्स में क्या मिला हमको? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक, और फिर थैलोफाइटा में हमको मिला एल्गी और फंजाई। फेनरोगैम्स की बात करें तो स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी 2 तरह के प्लांट्स देखने को मिले। एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं, फ्यूनेरिया, टेरिस, स्पाइरोगैरा, राइजोपस, साइकस, पी पैडी एक्सेट्रा। We learn about Animalia in next video. Stay tuned with us. We will back to soon. Thank you. Have a good day to you.